ओके सो हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज पीआर काउंसलिंग, पब्लिक रिलेशन काउंसलिंग। काउंसलिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको आपने कई बार सुना भी होगा, टर्म का यूज भी होगा किया होगा। इसका बेसिक अर्थ पता है आप सभी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग? लाइक काउंसलिंग ले लेंगे, हमने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन काउंसलिंग? व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, द टू वे कम्युनिकेशन इज दिस? So maybe a type of assignment, so appointment or मतलब consultation appointment type. Consultation is the right word. Yes, appointment will always be there. बेसिकली काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? यस, अपॉइंटमेंट इज देयर। अपॉइंटमेंट तो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई इफ यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट यू मस्ट कंसल्ट ए कंसल्टेंट और काउंसलर। काउंसलर और कंसल्टेंट दोनों एक ही चीज होती है। तो अल्टीमेटली तो ये, किसी हाँ, टॉपिक पे मतलब बात होती है जिससे कि सॉर्ट आउट किया जाता है किसी चीज को ऐसे किसी भी, उसका हाँ, किसी टॉपिक को लेके उस पे बात कन्वर्सेशन होता है जिससे कि एक उसका सॉर्ट आउट करके उसका प्रॉब्लम का हल ढूंढा जाता है, इस टाइप का कुछ ऐसा होता है। इस टाइप का ही होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। काउंसलिंग का मतलब है काइंड ऑफ communications where two parties come closer to discuss some issues and also to come with a final conclusion. Conclusion is the output of counseling. Counseling is nothing but giving advices. Advices by an expert person having the specialized knowledge in that stream in which the conversation is going on. एडवाइस एक इसका पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन एडवाइस का मतलब ये होता है, काउंसलिंग तो हमारे इंडिया में सब लोग दे देते हैं, बिना पूछे भी दे देते हैं। जब आप किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं या किसी रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताते हैं, तो ऐसे कई 10 लोग आपके सामने खड़ा है कि यार ऐसा कर लो, ये इस तरीके से अच्छा होगा, यार तुम ऐसे मत करो, ये सही नहीं है। तो एडवाइस देने वाले हमारे यहाँ सब कोई है। तो दैट्स नॉट द काउंसलिंग। हाँ, अगर वो एडवाइजर अगर जिस एरिया, सी, काउंसलिंग डजंट मीन दैट ऑल द टाइम दैट देयर शुड बी अ प्रोफेशनल जो एक ऑफिस में बैठा हुआ है या हम उसके पास स्पेशली अपॉइंटमेंट लेकर मिलने जाते हैं, जरूरी नहीं है। आपके आसपास के भी, आपके फ्रेंड भी आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, बशर्ते उसका नॉलेज उस पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब वो काउंसलिंग इफेक्टिव होता है और आपकी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है, या आपका जो सोल्यूशन जो आपको चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन वो अगर आधा अधूरा नॉलेज वाला है या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, बस इंडिया में तो आदत है कि सभी लोग कुछ पूछो उससे पहले एडवाइस दे देते हैं, ये फलाना चीज़ ठीक रहेगा, ये जॉब ज्वाइन कर लो, ये सही रहेगा, ये ये करियर बेस्ट है। तो दिस इज नॉट द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग मीन्स व्हाट? देयर मस्ट बी एन स्पेशलाइज्ड communications given by some expert. That's called the counseling. सब पेड फॉर्म होता है या फिर नॉन पेड भी होता दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। हमने क्या कहा कि प्रोफेशनल जरूरी नहीं है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है वो ये है कि जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, तो जो आपको काउंसिल दे रहा है, जो आदमी, जो एडवाइजर है, उसके नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अगेन मैं भी ये नहीं कह रहा कि डिग्री होना चाहिए या बहुत ज़्यादा उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। वो लंबे समय से उस एरिया में काम कर रहा है या उसको नॉलेज, साउंड नॉलेज है, और तभी वो जाके आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंसिल कर पाएगा। कहने का मतलब है कि सपोज if I have taken admission in an engineering course and I am taking advices from one of my neighbor or one of my relative who is a farmer, who have very partial or not at all knowledge about the engineering courses at the institution, and if suppose I ask to them or him कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना ठीक रहेगा, किस ब्रांच में एडमिशन लेना ठीक होगा, तो चूंकि एज वो इंडियन है, बहुत कम ही लोग ऐसा होते जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, बहुत कम लोग। वो कह देगा कि हमारा जो फलाना ये पढ़ रहा था, हमारा लड़का पढ़ रहा था, तो वो ज्यादा अच्छा था, तुम भी ले लो उसमें। नॉट द कैंसलिंग। सी, मैं अपने खुद
अपने करियर के बारे में बात करता हूँ कि मेरे जो फादर थे, इनफैक्ट है अभी, वो रिटायर्ड टीचर हैं। तो उस वक्त मैं अपने करियर डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहा था, हमारे 12 के बाद, जब हमारे स्कूलिंग पास आउट के बाद, जब हमें इस बात को सोचा कि भाई किस तरीके का कोर्स हमें ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा मेरे करियर के लिए अच्छा। उस समय दरअसल हम लोग 2000 के आस 99 में हमारा 10th हुआ है, 2001 में 12 हुआ है। तो उस समय बहुत ज़्यादा इस तरीके के ऑप्शंस नहीं थे जैसे आज के समय में आपके पास वेब मीडिया है। आप इंटरनेट के जरिए सब कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हो। तो इंटरनेट उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। लोग या तो डाटा प्लान्स इतने महंगे थे या इतना एक्सेसिबिलिटी जो इंटरनेट की आसान नहीं थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस समय वेल ग्रूम नहीं थे। तो मेरा जो 12 था वो PCBM था। PCBM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ इन एडिशन। और मेरा जो 10th के समय में जो डिटर्मिनेशन था वो ये था कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इसीलिए मैंने बायोलॉजी लिया था। लेकिन जब 12 पास किया तो मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आ सके, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, जिसमें बहुत अच्छा मुझे कोई मेडिकल कॉलेज, इनफैक्ट मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल सकता था एडमिशन। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ उस समय। और फिर मैंने एक साल ऐसे ही गुजार दिया 12 के बाद कि भाई किस कोर्स में एडमिशन लूँ। मैं बिल्कुल भटक गया। अब मेरे फादर भी पुराने ज़माने के साइंस टीचर थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा ये इस तरीके के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वगैरह वगैरह, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उनको नहीं थी। तो वो सिर्फ जानते थे कि जो डॉक्टर बनना है तो अच्छा होगा, कोशिश करो उसके लिए। लेकिन जब मेरी 12 की मार्क्स आ गई तो उन्होंने कह दिया कि भाई इतने मार्क्स में तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं होगा, एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे। और हमने जहाँ तक पॉसिबल हो सका जितना सोर्स से डाटा इकट्ठा किया, अखबार से या किसी दूसरे से पूछ के, कि भाई मिनिमम जो मार्क्स किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए वो होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंडिविजुअल में आपको 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं इंडिविजुअल। टुगेदर तो था, वो एग्रीगेट में था, लेकिन इंडिविजुअल में थोड़ी सी फिजिक्स में कुछ मार्क्स कम हो गए थे। इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं कर पाया, मतलब एंट्रेंस के लिए तैयारी नहीं कर पाया। तो सवाल उठा कि जब भाई मेडिकल नहीं करना है तो अब क्या करें, अब किस लाइन में जाए। अगेन वो भी बताने वाला कोई नहीं था उस समय। फिर अपने सोर्सेज के जरिए हमने एक साल लगा दिया कि भाई किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। कभी अखबार कटिंग में, कभी मान के चलो कि किसी BBA कोर्स का अगर एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाता था उसकी कटिंग निकाल लेते थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करते। कभी देख लिया होटल मैनेजमेंट उसमें बड़ा फेमस था 2001 2 3 4, उसकी कटिंग देख लिया, उसके बारे में पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, मेडिकल अगर नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो उसके और भी दूसरे एक्सटेंशन है। भाई बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स उस समय आया था, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स के बारे में सोचा, उसका एक दो एंट्रेंस भी दिया। फिजियोथेरेपी का कोर्स आया था, उसके लिए भी कभी सोचा। लेकिन सोचते सोचते एक साल बीत गया और कुछ नहीं हुआ। तब एक साल के बाद मेरे फादर ने मुझे पर्सनल काउंसिल किया। वो कैसे किया गया कि मेरा एक कलीग है, मेरे फादर का एक कलीग था, उन्होंने उनको काउंसिल किया कि मेरा बेटा BCA कर रहा है और बड़ा अच्छा उसका करियर प्रोस्पेक्ट है, तो आप भी बोलिए कि आपके बेटे को जो है वो भी BCA में ज्वाइन कर ले, बड़ा अच्छा है। अब मेरे फादर को भी उसमें BCA के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अब उनके कलीग ने काउंसिल उनको किया, फिर उन्होंने मुझे पर्सनली काउंसिल कर दिया कि हाँ हमारे जो शर्मा जी हैं उनके बेटे BCA कर रहे हैं, और उन्होंने एडवाइस दिया कि बड़ा अच्छा कोर्स है, बड़ा अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तुम भी इसको कर लो। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी BCA के बारे में। अब मेरे फादर ने कह दिया, मैंने भी उस हिसाब से इंस्टीट्यूशन फाइंड आउट किया, ब्रिक्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया। और BCA के बाद अब फिर MBA कर लिया, फिर PhD एंड सो टीचिंग में आ गया बहुत सारी। तो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे फादर जो थे वो एक्सपर्ट काउंसलर थे रिलेटेड विद दी कंप्यूटर कोर्सेज लाइक BCA एंड MCA। वो उस जमाने के साइंस ग्रेजुएट थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। बट चूंकि उनके एक कोलेग के बेटे कर रहे थे, उन्होंने इनको काउंसलिंग किया, फिर उन्होंने मुझे काउंसलिंग करी। तो मैं भी उतनी समझ उस समय थी नहीं, मैंने भी एडमिशन ले लिया, जबकि मेरी इच्छा थी मैं किसी मेडिकल फील्ड में जाऊँ।
तो काउंसलिंग का मतलब वो नहीं होता है जो कि मेरे फादर ने मुझे किया या उनको उनके कलीग्स ने किया। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें वो ज़्यादा मायने नहीं रखी गई, और उन्होंने मुझे एडवाइस किया, फोर्स नहीं किया, एडवाइस किया कि तुम्हें भी लेना चाहिए। कुल मिला के काउंसलिंग ही उन्होंने किया। तो दैट्स काउंसलिंग, इज नॉट द प्रोफेशनल काउंसलिंग। मेरे फादर के पास चूंकि इस कोर्सेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे एडवाइस दे दिया और मैंने उनकी एडवाइस को मान के बीसीए कर लिया। बीसीए के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और यही नतीजा है कि बाद में फिर मैं एमसीए नहीं गया, एमसीए के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ और मैंने मैनेजमेंट में कोर्स ज्वाइन कर लिया। So that is not the counseling. Counseling means what? Instead of asking an unknown person about some fact, try to consult a professional. वही चीज उस समय मैं किसी करियर काउंसलर के पास जाता, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाता और वहां पे काउंसलिंग लेता कि भाई मेरे हिसाब से, मेरे जो डिग्री के हिसाब से या मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा कोर्स अच्छा होगा मेरे लिए। वो प्रोफेशनल अपने एक्सपर्टाइज नॉलेज के हिसाब से जब मुझे काउंसलिंग देता, तो वो प्रोफेशनल काउंसलिंग कहलाती है और मैं उसका फायदा उठा पाता। तो काउंसलिंग ऑलवेज रिक्वायर्स द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलर। आप सिंपल सी बात है, आपको कॉलेज के बारे में जहाँ पे एडमिशन लेना है, बीइंग ए स्टूडेंट आप कुछ नहीं जानते कि विच इंस्टीट्यूट और विच कोर्स इज बेस्ट फॉर मी। देयर आर मेनी कंसल्टेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, द प्रोफेशनल कंसल्टेंट। उनके पास एक वास्ट नॉलेज है आपके करियर प्लान के लिए। आप कुछ पैसे देकर या मे भी कई जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट चले जाते हैं तो फ्री ऑफ काउंसलिंग देते हैं, क्योंकि शर्त ये होता है कि एडमिशन सिर्फ उनके कॉलेज में लेना पड़ेगा। तो ऐसे कई प्रोफेशनल बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर जो कुछ पैसे लेकर आपको करियर काउंसिल देता है, एडवाइस देता है। तो वैसे एडवाइस को हम प्रोफेशनल एडवाइस मानते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग मानते हैं। Counseling is the process of giving advices to others, but there is a restriction that this advice must be given by some expert, some professional. Then only it is called the effective counseling. So counseling is nothing but, in conclude, हम कह सकते हैं counseling is a two-way communication process where a counselor, the expert person, gives some suggestions related with the issues, problem, or the facts as per the requirement of a needy, a person who is looking for some advices. So that's called the counseling. समझता हूँ मैं कि यहाँ तक आपको बातचीत समझ में आ गया होगा, ये काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। सर टू वे होना जरूरी है, जैसे कि हम लोग आजकल यूट्यूब पे काफी चीजें काफी कोर्सेज के बारे में उसमें नॉलेज मतलब उसके बारे में बताया जाता है यूट्यूब के थ्रू। तो वो तो एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन ही हुआ, क्योंकि हम लोग बस सुन के रह जाते उसके बाद उससे फिर उसका अपना फीडबैक या क्वेश्चन आउट नहीं कर पाते हैं। तो वन वे भी तो हो सकता है अगर बस हम पॉसिबल, नॉलेज। पॉसिबल है, पॉसिबल, पॉसिबल है। ये कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट हर केसेस में नहीं होता है। आज डिजिटल एज है जिसमें हम सब कुछ इंटरनेट में देखकर पढ़कर हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं। और वहाँ पे वो प्रोफेशनल हैं बैठे हुए हैं जो हमें एक रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में काउंसिल कर रहे हैं या फिर किसी रिटन फॉर्मेट में काउंसिल कर रहे हैं, बट इट इज बीइंग गिवन बाय सम एक्सपर्ट, दैट इज आल्सो द काउंसलिंग। The two-way is not the restriction, it's not the limitations of counseling. One restriction is it must be given by some expert person, not by an unknown. That is the limitation of a counseling, the major restrictions of a counseling. Okay, so it's a communication process where two or more than two agencies or people come closer to discuss on a certain topics to conclude a decisions, to finalize an outcome. It's called the counseling. समझ गए डेफिनेशन? यहाँ पे है peer counseling is considered to be a continuous process that helps assesses different issues and opportunities that the client might face from time to time and suggest ways to deal with them and move forward. Suggest ways to deal. उस काउंसलिंग के पास ऐसे कई तरीके हैं, काउंसलर के पास अपने एक्सपर्ट नॉलेज के हिसाब से वो आपको कई तरीके समझाएगा। आप सिंपली मान के चलिए कि
भाई आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिकल काउंसलर, आपका हेल्थ काउंसलर है। आप अपनी बीमारी को लेकर जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और अपने एक्सपर्टाइज मेडिकल नॉलेज के हिसाब से आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, आपको जो सावधानियां बरतने को कहता है। तो वो एक काउंसलर हो गया, एक मेडिकल काउंसलर हो गया। डॉक्टर इज ऑल द टाइम इज अ काउंसलर who counsel for your health related with any kind of diseases and issues. So he is the counselor. आप किसी करियर के लिए या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, दैट इज अगेन द काउंसलिंग। या फिर सिंपली यूट्यूब में अगर अपने कुछ, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द पब्लिक, बाय द इंडिविजुअल बीइंग। तो हर चीज जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रोफेशन से फेस टू फेस इंटरेक्शन ही करें। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल एज अदर सोर्सेज, जहाँ पर हम जाकर उस चीज को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द काउंसलिंग। So the major benefit of a counseling is that it concludes something. It always gives you some output, some solutions. And if it is not come up with solutions and output, it's not the counseling. जब आप अपनी समस्या से जिससे ग्रसित थे, वो आगे काउंसलिंग के बाद भी अगर उसी में आप पड़े हुए हैं, उसी को झेल रहे हैं, तो दैट्स नॉट द काउंसलिंग। काउंसलिंग ऑलवेज कम अप विद दिस सॉल्यूशंस। दैट इज अगेन द सेकंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ a counseling. Counseling is the particular field also shows how public relations professional communicate with their clients. आप सिंपली एक कस्टमर हैं, आज की डेट में हर कंपनी जो है अपना एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रखता है, या जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट रखते हैं, जो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनके टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड, उनकी वारंटी सर्विस से रिलेटेड, उनके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड काउंसलिंग देते रहते हैं। आपको पता नहीं कि हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, सिंपली व्हाट यू डू, यू मेक ए कॉल टू द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी एंड आस्क सेवरल क्वेश्चंस। वो जो एक्सपर्ट दूसरी साइड पे बैठा हुआ है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो आपकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट या कंपनी से रिलेटेड सॉल्यूशन आपको दे देता है। दैट इज ऑल्सो द काउंसलिंग। सो यस, टू मेक अ पब्लिक रिलेशन द काउंसलिंग, हम अगर एक नॉर्मल को छोड़कर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर, द क्लाइंट एंड द कंपनी to talk related with a particular issues, uh, with a product or any brand related issues, to find out the solutions. It's a for organization point of views, हमने आज अभी तक जो बात की, that's in the normal way, but it is all about the public relation counseling. The public relation counseling means what? The public is nothing but the customers or any other parties. Public के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि कस्टमर से पब्लिक नहीं होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो गया, वो आपका मीडिया पर्सनल हो गया, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गया, कोई भी हो गया। जब कंपनी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनसे एक डिस्कशन करती है और किसी कंक्लूजन में पहुंचती है, तो उसको काउंसलिंग कहते सर काउंसलिंग वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल या फिर रिटन फॉर्म में भी हो सकता है? हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी बुक को पढ़ने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं या हमें सॉल्यूशन मिल जाता है अपने प्रॉब्लम का, तो वो भी काउंसलिंग की तरह ट्रीट किया जा सकता है? दैट्स द काउंसलिंग, ऑब्वियसली काउंसलिंग। अच्छा, वो भी काउंसलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जब अ, जैसे मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कई बार हेल्थ से रिलेटेड कई इश्यूज मान के अगर आ गया, तो जैसे बहुत सारी बातें हैं, जो है फॉर एग्जांपल मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो आजकल के समय में जो थोड़े लिटरेट पर्सन है, फटाफट यूट्यूब में जाते हैं और उसकी दवाई तलाश लेते हैं। कई प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ऑनलाइन आपको सजेस्ट देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, और उसको हम यूज करते हुए अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। वो भी काउंसलिंग कहलाता है। रिटेन कंटेंट भी आपके कई वेब सोर्सेज में अवेलेबल है, जो अपनी बीमारी से रिलेटेड जो है आप देखिए वहां पर कि भाई ऐसा होने पे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपने उसको पढ़ा और अपने लाइफ पैटर्न में फॉलो किया, आप ठीक हो गए। दैट इज ऑल्सो द काउंसलिंग। तो जरूरी नहीं है कि ये
टू वे फेस टू फेस कन्वर्सेशन होना जरूरी है, बस यही इसकी लिमिटेशन है कि काउंसलिंग हमेशा एक एक्सपर्ट एजेंसी या एक्सपर्ट पर्सन दे रहा हो और हमेशा एक सोल्यूशन के साथ हुआ है, तभी वो काउंसलिंग मानी जाती है। ठीक है। ओके। The PR profession should do it through research and also study these parameters that will help him or her develop the public relation objective and subsequently the PR strategy to work towards achieving them. These are some concepts related with the public relation strategies, that how a public relation strategy could be made by making a counseling with the public. PR professional. PR professional is nothing but the company's expert who have the conversation with the number or the variety of people and to provide a solutions. So that's called the PR counseling. The process that occurs when a client and counselor set aside a time to explore difficulties which may include the stressful or emotional feeling of the client. अब यहाँ पे ये बता दिया गया है कि when a client and counselor set aside, यहाँ पे दूसरा फॉर्म है जिसमें काउंसलिंग बिना इंटरेक्शन के पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई चीज़ों में हर चीज़ ऑनलाइन या वो डिजिटल मीडिया में हम नहीं करते हैं। जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो अभी भी इन ऑनलाइन मैकेनिज्म के बारे में या तो जानते नहीं है या उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो सीधा काउंसल जो फिजिकली करना चाहते हैं। अगर बीमार हुए तो बीमारी से निपटने के लिए हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे और सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन करके अपने प्रॉब्लम को बताकर दवाई लेंगे। हमें ऑनलाइन मैटर पे भरोसा नहीं है, हम वो नहीं जानते एक्सेस करना। तो यहाँ पे डेफिनेशन कह दिया कि व्हेन ए क्लाइंट एंड काउंसलर सेट असाइड टाइम, एक फिक्स टाइम में अपॉइंटमेंट लिया और अपने कन्वर्सेशन के दौरान जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो शेयर किया काउंसलर के पास और उसके बाद जो है उसका काउंसलर उसके हिसाब से उसकी सोल्यूशन देता है और क्लाइंट जो है वो हैप्पी हो जाता है। The act of helping the client to see things more clearly, possibly from a different viewpoint, this can enable the client to focus on feeling, experiences, or behavior with a goal or facilitating positive changes. ये जो सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि एक काउंसलर के जो अच्छे कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए। वो ये कहता है कि ये काउंसलर अच्छा वही होता है जो आपकी बातों को अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद सॉल्यूशन दे। हम इंडियंस की आदत है कि हम बीच में ही बात को काट देते हैं। हम इंडियंस की आदत है कि अगर आप किसी सरकारी डॉक्टर के पास जाएं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, तो आप देखिएगा वो आपकी बात सुनते कम है। सरकारी छोड़ो, जो हमारे प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा बिजी या फेमस डॉक्टर हैं, वो मरीजों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। बस अपनी समस्या बताए, उनका पेन और जो प्रिस्क्रिप्शन पैड आया, बस आपकी समस्या सुनते गए और दवाइयाँ लिखते गए, फाड़ा ये लो इसको खा लेना। दैट इज नॉट द काम। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आप एक डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं, आप सुनेंगे और सुनने के बाद जवाब भी देंगे। सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन के जरिए कुछ नहीं होता है। तो एक अच्छा कैरेक्टर या इसकी जो नेसेसिटी वो है कि एक अच्छा काउंसलर वही होता है जो आपकी समस्याओं को या प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइस दे। वो एडवाइस चाहे रिटन हो सकता है, चाहे ओरल हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से अगर इंटरेक्शन हो रहा है, एक ही आदमी बोलता जा रहा है और हम उसकी बातों को पूरी तरीके से सुनते नहीं है और बीच में ही, जैसे यूजुअली क्या होता है डॉक्टर्स कि भाई आप जितना बोलते हैं उसके बोलने के दौरान ही वो कंक्लूड कर लेता है कि इसको ये बीमारी है और दवाई लिख दी, हाँ ठीक हो जाओगे, ये ले लो, ये दवाई खा लेना। वो टाइम नहीं देता है। बाद में मरीज को शिकायत होती है कि फलाना डॉक्टर के पास जो जाते हैं वो टाइम ही नहीं देता है, कुछ सुनता ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो अच्छा काउंसलर नहीं माना जाएगा। तो हर काउंसलर जो होता है उसके पास जो लिसनिंग जो एबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, वो अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। और ये वही चीज है जो हमने अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि व्हाट मेक्स यू एन इफेक्टिव पीआर काउंसलर। आप एक अच्छा काउंसलर कैसे बन सकते हैं? काउंसलर who gives the advices. What are the good properties? What are the good characteristics of a counselor? So these are the characteristics. Lend and ear. अभी भी लास्ट पॉइंट में जो बताया था, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है कि he must have patience to listen their clients.
Before listening them completely, a counselor is not supposed to prescribe you something or conclude something. आप सिंपली है कि किसी करियर काउंसलर के पास जाते हैं कि विच कोर्स इज बेस्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। आप अपने सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने के बजाय सीधा कह देता है कि दिस वन इज बेटर फॉर यू, गो फॉर दिस इंस्टीट्यूट। दैट्स नॉट द कंप्लीट काउंसलिंग। वहां पर जो काउंसलर है आपको अच्छी तरीके से सुन नहीं रहा है। तो लैंड एंड ईयर का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलर मस्ट लिसन द क्लाइंट्स प्रॉब्लम more clearly and patiently, and then finally conclude something, prescribe something to the needy. And if doesn't happen, that is not the proper counseling. Conduct in-depth research. जब समस्याओं को आप सुन लेते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में आप जान लेते हैं, तो तुरंत कंक्लूड मत कर दीजिए। आप जैसे डॉक्टर्स की उनकी आदत होती है कि बस सुनने के बीच में वो लिखते रहते हैं, जबकि तरीका ये है कि मरीज को कम्प्लीटली सुनने के बाद थोड़ा सा वो जो है एक फ्लैशबैक में जाते हैं और उस बीमारी को कोरिलेट करते हैं कि भाई इस तरह की बीमारी में कौन सी दवाई ज़्यादा सूटेबल होती है, हमने क्या पढ़ रखा है इसके बारे में, किस कंपनी का दवा ज़्यादा फायदेमंद होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो दवाई लिखे तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वो क्योंकि कंपनी की दवाएं उनको पैसे देती है, वो सोचती ही नहीं है कि भाई किस कौन सी कंपनी अच्छी है बुरी है। जो कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर्स को पैसे खिलाती है, उसकी दवाइयाँ उनके पेन के ऊपर रहता है, वो फटाफट लिख के मरीज को दे देता है। दैट्स नॉट द राइट वे। तो रिसर्च करिए। आप प्रॉब्लम को सुनने के बाद, रिसर्च का मतलब नहीं कि 1 साल का रिसर्च करिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अपने जो प्रोफेशनलिज्म का जो तरीका है, जो आपकी जो एक्सपर्टाइज एरिया है, उसके हिसाब से आप सोचिए और सोचने के बाद कुछ बोलिए। फटाफट कुछ आपको एडवाइस नहीं देना है। बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। अब ये दोनों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, एक काउंसलर की भी और एक क्लाइंट की भी जिसको काउंसलिंग चाहिए। जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे क्लियरली, आपको काउंसलिंग अच्छा नहीं मिल पाएगा। एक काउंसलर जब तक सही सलाह नहीं देगा, उसको कभी भी जो है अपने क्लाइंट से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। मान के चलो एक वकील के पास आप गए, वकील भी आपका एक लीगल काउंसलर है। अब एक जो एक मर्डरर है किसी का, उसने मर्डर कर दिया और अपने वकील के पास पहुंच गया, और वहां जाने के बाद वो ये कहता है कि सर गलती हो गई, आप किसी तरीके से बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार जो है गरीब है, असहाय हो जाएगा, ये है वो है। तो क्या वो जो वकील है, जो उसका लीगल एडवाइजर, उसको ये कह देगा कि नहीं नहीं तुम सही बोल रहे हो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और उसके हिसाब से इस तरीके का जो है मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। हालांकि वकील तो ठीक है, वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ते हैं, तो वो फ्रैंकली नहीं, वो इमोशनली अटैच हो गया, तो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गया। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि भाई जो आपके आ, जो बीमारी है उसके हिसाब से आप इस चीज को अवॉइड करेंगे खाने में, आप ज्यादा ऑयली चीज नहीं खाएंगे, आप हर दिन जो है 1 घंटे का जो है एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एफर्ट करेंगे। अब वो मरीज कहता है कि सर मुझसे संभव नहीं हो पाएगा, मैं हर दिन सुबह नहीं उठ पाऊंगा, वॉकिंग नहीं कर पाऊंगा, सर ये चीज मेरी कमजोरी है, मैं इसको खाऊंगा ही। तो वो डॉक्टर ये कभी नहीं कह सकता चलो ठीक है खा लो कोई बात नहीं हम देख लेंगे, या ठीक है खा सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मरीज के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मरीज के हिसाब से चल रहे हैं। तो he is not the counselor because he is not giving the right kind of medical advices to the patients. आपने मना कर दिया, इसका मतलब है कि आप उसको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वो कहता है कि मरीज मैं खा सकता हूं, तो डॉक्टर उसको साफ मना कर देंगे कि नहीं, अगर आप खाएंगे तो सही नहीं होंगे, आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, आपके लिए खतरनाक है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रैंक एंड ऑनेस्ट।
आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच कभी भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, आपके पास नॉलेज है, आपके हिसाब से जो अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से उसको एडवाइस दीजिए। एक क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से या उसकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काउंसिल नहीं कर सकते। आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, आप उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको एडवाइस नहीं देंगे। तो फ्रैंक एंड ऑनेस्ट दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं क्लाइंट के लिए भी और जो काउंसलर है उसके लिए भी। आप फ्रैंक बनेंगे, सही और ईमानदारी से एडवाइस देंगे, या आ, आ, जो क्लाइंट है वो भी कुछ छुपाए नहीं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ ऐसे पर्सनल डिजीज होते हैं जो वो अपने डॉक्टर को डिस्क्लोज नहीं करते। कहा गया है कि भाई अब कभी भी एक डॉक्टर से और एक लीगल एडवाइजर से, वकील से कोई चीज मत छिपाइए। इट इज अ कॉमन फिनोमेन। बट ये लोग करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगा, ये मेरी पर्सनल डिजीज है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, छुपा लेता हूँ। ठीक है, छुपा लीजिए, डॉक्टर भी उसके हिसाब से आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो फ्रैंक एंड ऑनेस्टी आप नहीं है, आप फ्रैंकफुल नहीं है अपने प्रॉब्लम से लेकर। तो एक अच्छा काउंसलर बनने के लिए आपको फ्रैंक एंड ऑनेस्ट होना है, क्लाइंट को भी ये चीजें जरूरी है। व्हेन इज पीआर काउंसलिंग रिकमेंडेड? देखिए ये चीज हम लेटर ऑन करते हैं, क्यों? ओके सर। कि बहुत जल्दी जल्दी भी आपका सीरियस कवरेज कराना ठीक नहीं है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है और कोर्स बहुत कम है। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे हम चलेंगे, एक बार ही सब कुछ कंप्लीट नहीं कराएंगे, है ना? ओके सर, रेगुलर क्लासेस का क्या हुआ? कुछ कॉलेज की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं आया है। रेगुलर मतलब क्या, हर दिन करना चाहते हो? अच्छा, नहीं मतलब नहीं, फिजिकल, मतलब जो 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 मतलब फिजिकल कॉमनली क्लास। क्लास मतलब, हाँ फिजिकल ऑफलाइन जो होते हैं नॉर्मल अभी क्लासेस। अभी जब तक आपके यूनिवर्सिटी का कोई गाइडलाइन नहीं आता है, कॉलेज अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगी। कॉलेज के अंदर क्लास करना है या नहीं करना है, ये आपकी जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, एमजी के भी वो डिसाइड करेगी। उसका जिस दिन इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि भाई आप बच्चे को क्लास में बुला सकते हैं, बच्चे हम्म। आना चाहे तो आ सकते हैं। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन ये है कि आपको एक रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा आपके पेरेंट्स से, आपके गार्जियन से। अगर वो ओके। अलाउ करते हैं तो ही बच्चे आएंगे। बच्चों को कॉलेज इन्फोर्स नहीं कर सकती है, प्रेशराइज नहीं कर सकती, आपको आना ही है। आपके हम्म। जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनसे रिटर्न में परमिशन लेना पड़ेगा कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशन को। अगर वो अलाउ कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। अब इस तरह का कोई मतलब बात नहीं है कि कब कॉलेज खुलेगा, ये होगा।